मैं गाड़ी पार्क करके उतरा ही था कि मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ। उसके साथ ही मेरे जहन में बहुत कुछ वाज़ेह होता चला गया। वो डाकू आपस में जिस सुखी भाई और सुखी वीर का जिक्र कर रहे थे वो दरअसल वही सुखबीर सिंह है जिससे गोल्डन टेम्पल में मुलाकात हुई थी और जिसके साथ मिलकर मैंने कश्मीरी बहनों के अगवा और फरोख्त के मरकजी किरदार और मेंबर असम्बली मिट्ठू सिंह को भरे दरबार में जहन्नम रसीद किया था। ये ख्याल आते ही मैं वहीं ठिठक कर रुक गया। अगर इस अगवा का मंसूबा साज सुखबीर सिंह वही निडर जांबाज सरफरोश जवान है जिसने अपनी जिंदगी खालिस्तान तहरीक के लिए मुख्तस कर रखी है, ताहम इतने अजीम और काबिल फ़ख्र मकसद के लिए आम शहरी अगवा करके तावान वसूली जैसा घटिया जुर्म मेरे लिए कतन नाकाबिल कबूल और नापसंदीदा था। बहरहाल वो वक्त इन पहलुओं पर गौर व फिक्र के लिए कतन मुनासिब नहीं था। मुझे उस वक्त जल्द से जल्द सुखबीर सिंह का पता लगाकर उस तक पहुंचने की कोशिश करनी थी। गोल्डन टेम्पल की निगरानी और टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड होने के इंकशाफ के बाद वहां सरगर्मियां जारी रखना सुखबीर सिंह और उसके साथियों के लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। इसलिए गोल्डन टेम्पल छोड़कर अपनी सरगर्मियों का मरकज कहीं और मुंतकिल कर दिया होगा और वो जगह गालिबन वही गुरुद्वारा था जिसका जिक्र रवि भागवत ने जीप में चोरी छुपे सुना था। अगर मैं नाम और महले वकू का पता लगाकर उस मंदिर तक पहुंच जाता तो सुखबीर सिंह से मुलाकात हो सकती थी। तभी मुझे रवि भागवत नजर आया। उसने हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैं जैसे ही पास पहुंचा उसने दाईं तरफ वाली राहदारी में तेज कदमों से बढ़ते हुए बेताबी से कहा, प्रभु मिल गया। डॉक्टरों ने इमरजेंसी वार्ड में मुआयना करके उसे खुसूसी देखभाल के वार्ड में मुंतकिल कर दिया है। डॉक्टर अजय शर्मा ने बताया था कि प्रभु को अभी तक होश नहीं आया और अस्पताल के डॉक्टर उसके सर पर लगी चोटों के बारे में फिक्रमंद हैं। उसकी जिंदगी के लिए अगले 8 घंटे बहुत अहम हैं। अस्पताल के बड़े सर्जन ने कहा है कि अगर उसे कल दोपहर तक होश नहीं आया तो उसके दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके दौरान उसकी जान जाने का शदीद खतरा होगा। मैंने उसे तसल्ली दी, कहा आप फिक्र न करें रवि बाबू, वाहिगुरु ने उसे अब तक जिंदा रखा है तो आगे भी जिंदगी देगा। तभी मुझे एक ख्याल आया और मैंने रवि भागवत को मुखातिब करके कहा, ये बताइए सरकार, आपने अपने पड़ोसी डॉक्टर अजय शर्मा को इस वाक्य के बारे में क्या बताया है? मेरा मतलब है क्या आप उन्हें बता चुके हैं कि मैं डाकुओं के अड्डे पर यलगार करके आपको छुड़ा कर लाया हूँ और ये कि आपके अगवा में खालिस्तान तहरीक वालों का हाथ है? मेरी बात सुनकर उसने नफी में सर हिलाया और कहा, वो मुझे लॉबी में ही मिल गया था मगर मुझे उससे ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला। बस प्रभु और अरविंद की सलामती के बारे में चंद जुमलों का तबादला हुआ था। फिर अरविंद के वार्ड का पूछकर मैं तुम्हें बुलाने चला आया। मैंने रवि भागवत को राहदारी में रोकते हुए कहा, क्या आपने सोच लिया है कि उन्हें क्या बताना है क्या नहीं? मेरा मतलब है, रवि ने मेरी बात काट कर कहा, खालिस्तान तहरीक का जिक्र लाने का तो सवाल ही नहीं। उसका डॉक्टर भाई फौजी अफसर भी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस मेरे पीछे पड़ जाएगी। मैंने दिल में खुश होते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, लेकिन पुलिस को क्या बताएंगे? रवि भागवत ने संजीदा लहजे में कहा, मेरा ख्याल है पुलिस के बखेड़े में पड़ने का कोई फायदा नहीं, खामखा की उलझन पैदा होगी। मुझे बस एक फिक्र है, कहीं खालिस्तान तहरीक वाले मुझसे इंतकाम लेने पर न तुल जाएं। यह सुनकर मैंने हल्का सा कहकहा लगाया, कहा, फिक्र न करें रवि बाबू, वो समझ रहे होंगे कि एक और ग्रुप उनका शिकार छीन कर ले गया है। मेरी बात सुनकर रवि ने हैरत भरी नजरों से मुझे देखा, बोला, ये कैसे मुमकिन है शमशेर भाई? मैंने खुशगवार लहजे में कहा, मैंने एक डाकू को ये बता दिया था, लिहाजा वो उस दूसरे ग्रुप पर ताव खा रहे होंगे। रवि भागवत का चेहरा खुशी से खिल उठा, बोला, आपने कमाल कर दिया शमशेर भाई, वो तो अब वाकई अपने हरीफों की तलाश में जुटे हुए होंगे। मैंने कहा, हाँ, आपको बस इतना करना है कि कम से कम 2 दिनों तक मंजर आम पर न आए। रवि भागवत ने हाँ में सर हिलाया और हम एक बार फिर राहदारी में आगे बढ़ने लगे। डॉक्टरों की जुबानी पता चला कि अरविंद की हालत बेहतर है और उसे 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। प्रभु की हालत में भी सुधार आ रहा था। इस दौरान में मेरा जहन बार बार सुखबीर सिंह की तरफ भटकता रहा। मैं उसे ढूंढने में कामयाब हो जाऊं तो किश्तवाड़ में काबिज भारतीय दरिंदों के खिलाफ गुरिल्ला कार्रवाइयों के लिए मशीन गन्नों वाला मामला आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा बहुत से मकासद में मैं उनकी मदद कर सकता हूं। बेचारे रवि भागवत को भी मजीद किसी कार्रवाई से बचा सकता हूं। ताहम कोई बात मुझे मुसलसल तंग कर रही थी। कोई अहम बात मेरे जहन से उतर गई थी जो ये गुत्थी सुलझा सकती थी, मगर काफी देर दिमाग खपाने के बावजूद वो बज़ाहिर बिल्कुल सामने की बात मुझे याद ना आ सकी। इस पर डॉक्टर अजय शर्मा ने कहा, मेरा यही मशवरा आपके लिए है रवि जी, प्रभु की हालत अब बेहतर है और वो अच्छे डॉक्टरों के हाथ में है, मगर वो आइंदा कई घंटों तक किसी को उसके करीब भी भटकने नहीं देंगे, इसलिए आपके अस्पताल में रुकने का कोई फायदा नहीं। हम तीनों घर चलते हैं, सुबह नाश्ते के बाद फिर आ जाएंगे। इससे पहले कि रवि कुछ कहता, अरविंद ने दरमियान में कूदते हुए कहा, मुझे भी साथ ले चलें सरकार।
अस्पताल के माहौल में मेरा दम घुटता है। वैसे भी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हिलने जुलने से दर्द होता है जो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। वापसी पर मैंने कहा, रवि जी मुझे लेबर कैंप पर छोड़ दें, सुबह ध्यान सिंह को सारा मामला बताऊंगा, फिर आपके पास आ जाऊंगा। डलहौजी रोड पर पहुंचने तक मुझे अंदाजा हो गया कि रवि गाड़ी चलाते हुए काफी तकलीफ में है। उसने बताया कि गर्दन घुमाने से दर्द हो रहा है। मैंने उसे गाड़ी रोकने को कहा और फिर ड्राइविंग सीट खुद संभाल ली। ढिंगू रोड पर पटेल चौक जाने वाले मोड़ पर पहुंचकर रवि ने इसरार किया कि गाड़ी खुद चलाकर अपने घर ले जाएगा, मगर मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। कहा, फिक्र न करें रवि जी, मैं रात आपके यहाँ गुजार कर सवेरे अपने ठिकाने पर पहुंच जाऊंगा। उसे मेरी बात माननी पड़ी। बिलाखिर हम रवि भागवत की हवेली वाली गली के सिरे पर पहुंच गए। गुरुद्वारे की बत्तियों ने रोशनी फैला रखी थी। गुरुद्वारे पर नजर पड़ते ही रवि भागवत को फिर खालिस्तान तहरीक वाले याद आ गए। तभी मेरी नजर गुरुद्वारे के फाटक की पेशानी पर दर्ज नाम पर पड़ी, गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव सभा। मेरे जहन में झमाका हुआ और मुझे वो भूली हुई बात याद आ गई जिसने मुझे इस्तराब में डाल रखा था। पुनीत ने कहा था कि देव सभा जी के मेहमान खाने में मुकीम सुखी वीर सवेरे यहाँ पहुंच जाएगा। उस वक्त वो इसी गुरुद्वारे का जिक्र कर रहे थे। मैंने गहरा सांस लेकर हैजान पर काबू पाने की कोशिश की। उधर रवि भागवत अपनी ही हांके जा रहा था। इस दौरान मैं गाड़ी ठिकाने के पास पहुंच गई। बिस्तर पर लेटकर रवि जल्द ही सो गया। ताहम मैं मुसलसल सुखबीर सिंह के बारे में सोच रहा था। ये ख्याल बहुत सनसनीखेज था कि सामने वाक़े गुरुद्वारे के मेहमान खाने में सुखबीर सिंह मुकीम है। मेरा दिल चाहा कि अभी सीधा गुरुद्वारे में घुस जाऊं, मगर इतनी बड़ी इमारत में मेहमान खाना ढूंढना आसान नहीं था, जबकि टामकटों या मारते हुए पकड़े जाने का नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। सरदार कौम अपने मजहबी मामलात में काफी हसास होती है। गुरुद्वारे में घुसने वाले किसी चोर की वो बहुत अच्छी खातिर तवाज़ो करेंगे, जबकि मैं हरगिज यकीन नहीं दिला पाऊंगा कि सुखबीर सिंह से मिलने आया हूँ। सुखबीर सिंह खुद भी मुझे इस हुलिये में नहीं पहचान पाएगा, जबकि पहले से ही मेरी ठीक ठाक दुर्गत बन चुकी होगी। इस नतीजे पर पहुंचने में मुझे देर न लगी कि गुरुद्वारे में चोरी छुपे घुसकर सुखबीर सिंह को तलाश करने की कोशिश न सिर्फ बेसूद होगी बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। मुझे सुखबीर सिंह तक पहुंचने के लिए कोई और तरकीब सोचना होगी। मेरे लिए परेशान कुन बात यह थी कि सुखबीर तक पहुंचने के लिए बस बकिया रात जितनी मोहलत थी। उसे अलग सुबह उस मतरूक कारखाने पहुंचना था। वहां उसे जो अबतर हालात मिलते उसके बाद खुदा जाने उसका क्या रद्द-ए-अमल होता। तभी मुझे अचानक एक ख्याल आया। दर हकीकत बिल्कुल सामने की बात थी। मैंने दीवार गिर घड़ी पर नजर डाली। रात का आखिरी पहर शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी। सुखबीर सिंह के निकलने में कम से कम 1 घंटा बाकी था, मगर मैंने फौरन हरकत में आने का फैसला कर लिया। मैंने फाटक से निकलकर गुरुद्वारे की आलीशान इमारत की तरफ गौर से देखा। उसके मरकजी फाटक समेत सब खिड़की दरवाजे बंद थे और कोई नकलो हरकत भी नजर नहीं आई। मैंने कुछ देर जायजा लिया और फिर बागीचे की बाड़ फलांग कर अंदर घुस गया। मैं झुककर तेज तेज कदमों से बढ़ा और सामने वाली बाड़ के करीब गुलाब के एक झुंड की आड़ में बैठ गया। अब मैं 15-20 फुट के फासले से गुरुद्वारे का जायजा ले सकता था। कुछ मुझे अंदाजा हुआ कि बुलंद फाटक के दाईं तरफ इमारत का हिस्सा कम बुलंद था, जैसे कुछ मकानात बाद में शामिल किए गए हैं। मेरा दिल जोर से धड़का। शायद इसी हिस्से में वो मेहमान खाना वाक़ है जहां उस वक्त सुखबीर सिंह शायद रवाना होने की तैयारी कर रहा हो। मुझे अपना मंसूबा मुनासिब लगा कि गुरुद्वारे में दाखिल होने का खतरा मोल लेने की बजाय बाहर छुपे रहकर उसका इंतजार करूं। उसे आखिर बाहर निकलना ही होगा। मैं मौका मुनासिब देखकर उसकी राह रोक लूंगा और सारी सूरत हाल से आगाह कर दूंगा। 15-20 मिनट गुजर गए। अब सुखबीर सिंह की आमद में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मैं हरकत में आने के लिए चौकस हो गया। वो किसी सवारी में बरामद होने वाला है। अगर वो तन्हा रवाना होने वाला है तो किसी मोटर कार या जीप की बजाय मोटरसाइकिल भी इस्तेमाल कर सकता है। तभी एक तशवीशनाक ख्याल ने मुझे चौंका दिया। मुमकिन है वो बड़ी गली में खुलने वाले दरवाजे से निकल कर रवाना हो जाए और मुझे कानो कान खबर न होने पाए। ये अंदेशा इस कदर झंझोड़ देने वाला था कि मैं बड़ी गली की बाड़ की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने जल्दी से ढिंगू रोड की तरफ नजर दौड़ाई। गुरुद्वारे के छोटे फाटक के सिवा पूरी गली में नीम तारीकी का आलम था। मैंने गौर किया और फिर फौरन ही नया लाहे अमल मुरतब कर लिया। मैंने बाड़ फलांगी और बड़ी गली में पहुंच गया। फिर मैं तेज तेज कदमों से ढिंगू रोड की तरफ बढ़ने लगा। सुखबीर सिंह इमारत के किसी भी हिस्से से किसी भी गाड़ी में निकलता, उसे बिलाखिर ढिंगू रोड पर ही आना था जहां मैं उसका मुंतजिर होता। ढिंगू रोड पर पहुंचकर मैंने गिरदोपेश का जायजा लिया और फिर सड़क पार एक पथारे के साइबान तले जा खड़ा हुआ। मेरी नजरें गुरुद्वारे की तरफ जमी हुई थीं। कोई 20 मिनट के बाद मुझे बागीचे वाले मोड़ पर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आईं। उसके साथ ही मैं तेजी से सड़क पार करके गली के बाएं कोने पर सामने से जरा हट कर जा खड़ा हुआ। तभी मुझे गली के मोड़ से जीप बरामद होती नजर आई। मैं हरकत में आने के लिए तैयार हो गया।
जीप ने जैसे ही ढिंगू रोड पर बाईं तरफ मोड़ काटा, मैं दौड़कर उसके खुले अकबी हिस्से में चढ़ गया। इससे पहले कि ड्राइवर सूरत हाल समझ पाता, मैं उसके सर पर जा पहुंचा और दायां हाथ तिरछा करके अपना ब्राउनिंग पिस्तौल उसकी खोपड़ी से लगा दिया। उसके साथ ही मैंने पंजाबी में दोस्ताना लहजे में कहा, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश न करना मेरे वीर, दरमियानी रफ्तार से जीप चलाते रहो और इस दौरान में अपने हाथ स्टीयरिंग से हटाने की कोशिश न करना। मैं पहली नजर में पहचान चुका था, वो बिलाशुबा सुखबीर ही था, खालिस्तान का वो जांबाज मुजाहिद जिससे मैं गोल्डन टेम्पल में मिल चुका था। इस अचानक गैर मुतवक्के सूरत हाल पर उसके हाथों की गिरफ्त यकलख्त स्टीयरिंग पर सख्त हुई। जीप थोड़ी लहराई मगर सुखबीर सिंह ने फौरन ही उसे संभाल लिया। फिर उलझे हुए लहजे में मुझे मुखातिब किया, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मैंने उसी पुरसुकून लहजे में कहा, फिक्र न करो मेरे भाई, मैं अगली सीट पर बैठकर सब कुछ बताता हूँ। बस तुम इस दौरान में कोई चालाकी दिखाने की कोशिश न करना, वरना मेरी उंगली बेइख्तियार ट्रिगर पर दब जाएगी और इसका मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। सुखबीर ने हाँ में गर्दन हिलाई, मगर मेरे दोस्ताना लहजे और पिस्तौल के अलग अलग पैगामात ने उसे उलझन में डाल दिया था। ये कैफियत उसे किसी नामुनासिब हरकत पर भी उकसा सकती थी। चलती जीप में उसके लिए कोई दाव आजमाना आसान था, लिहाजा मैंने जीप की अगली सीट पर मुंतकिल होते हुए पूरी एहतियात से काम लिया। सुखबीर सिंह को एक बार फिर पिस्तौल की जद पर लेने के बाद मैंने खुशगवार लहजे में कहा, कुल मिला के बात यह है सुखबीर भाई कि जब पहली बार मैं डॉक्टर चौहान के साथ तुमसे मिलने गोल्डन टेम्पल पहुंचा था तो तुमने पिस्तौल तान कर मेरा इस्तकबाल किया था। आज मैंने पिस्तौल से तुम्हारा स्वागत करके हिसाब बराबर कर दिया। मेरी बात सुखबीर सिंह के सर पर गोया बम बनकर फटी, मगर उसने कमाल मजबूत आसाब के साथ हैरत का ये झटका सहार लिया और फिर उसने नाकाफी रोशनी में एक गहरी नजर मुझ पर डालकर ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे क्या खेल खेल रहे हो। मेरा दिमाग इतना नाकारा नहीं कि सिर्फ इतने गैर मामूली हालात में मिलने वाले शख्स का चेहरा भी मुझे याद न रहे। मैंने आज से पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। ये नाटक छोड़ो और साफ बताओ कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। इस दौरान में जीप मरकजी शाहराह पर चढ़ चुकी थी और उसका रुख चक्की दरिया के पुल की तरफ था। मैं नहीं चाहता था कि जीप डमताल जंगल में दाखिल हो, मगर मुझे सुखबीर सिंह से आंख मचोली खेलने में मजा आ रहा था। लिहाजा मैंने खेल आगे बढ़ाने का फैसला करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी याददाश्त पर कोई शुबा नहीं है भाई, मगर यकीन करो हमने बहुत ही यादगार वक्त साथ गुजारा है। एक जबरदस्त कार्रवाई भी एक साथ की है। जरा आंखों पर जोर दो। अच्छा, मेरी आवाज पर ध्यान दो। उसकी पेशानी पर लकीरें गहरी हो गईं। फिर उसने उलझे से लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी आवाज मुसलसल जानी पहचानी लग रही है, मगर तुम्हारी शक्ल मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। मैंने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ सुखबीर जानी। चलो एक इशारा देता हूँ। तुमने शेरदिल सिंह के जरिए मेरे कब्जे से 0.38 बोर का सर्विस रिवॉल्वर बरामद किया था। वो चौंका और फिर हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने जीप सड़क से बाईं तरफ उतार दी और फिर उसका रुख कोई 50 गज गहराई में बहते दरिया की तरफ मोड़कर ब्रेक लगा दी। अगले ही लम्हे उसने जेब से कोई लंबूतरी सी चीज निकाली और उसका रुख मेरे चेहरे की तरफ करके एक खटका दबा दिया। तब मुझे मालूम हुआ कि उसके हाथ में छोटी सी टॉर्च मौजूद है, जिसकी रोशनी मेरा चेहरा मुनव्वर कर रही थी। फिर उसने मुस्तरिब लहजे में कहा, तुमने मुझे बेहद परेशान कर दिया है यार। साफ साफ बताओ ये क्या चक्कर है? तुमने जो निशानियां बताई हैं वो मेरे बहुत ही करीबी कश्मीरी मुजाहिद दोस्त की हैं। तुम्हारी शक्ल उससे अलग है, मगर आवाज बिल्कुल वही है। मैंने कहा लगाया कहा, उस वक्त भी तुमने मिट्ठू सिंह को भरे दरबार में गोलियों से छलनी करवा कर मेरी सच्चाई मानी थी। लगता है अब भी ऐसी ही किसी आजमाइश में कामयाब होना पड़ेगा। सुखबीर के हलक से गहरी सांस खारिज हुई। बोला, यानी तुम वाकई वही कश्मीरी शेर हो, मगर तुमने ऐसी कमाल शक्ल बदल रखी है कि तुम खुद ये सब न बताते तो मुझे यकीन ना आता। मैंने संजीदा लहजे में कहा, मैं जाकिर भट्ट ही हूँ सुखबीर भाई। दरअसल खुफिया पुलिस पागल कुत्तों की तरह हमारे पीछे लगी हुई है। शक्ल और हुलिया न बदलें तो किसी भी लम्हे वो गर्दन पकड़ सकते हैं। उसने हाँ में गर्दन हिलाई। बोला, खुफिया पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हमारे लिए भी जमीन तंग कर रखी है। हमें अपने हमदर्दों से बर वक्त इत्तला न मिल जाती तो कब के गिरफ्तार होकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के टॉर्चर सेल के मेहमान बन जाते। तुमने भी तो हमें खबरदार किया था कि गोल्डन टेम्पल से की जाने वाली सारी फोन कॉलें रिकॉर्ड की जा रही हैं। फिर फौरन ही चौंक कर एक बार फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। बोला, मगर तुम मुझ तक कैसे पहुंचे जाकिर भैया? मेरा मतलब है, मेरा ये ठिकाना तुम्हें किसने बताया? क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से दरबदरी की जिंदगी गुजार रहा हूँ, कभी एक तो कभी दूसरे ठिकाने पर। तुम्हें गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव सभा में मेरी मौजूदगी का कैसे पता चला? इस बार गहरी सांस भरने की बारी मेरी थी। कदरे तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, यह लंबा किस्सा है भाई, मगर मैं मुख्तसर अल्फाज में तुम्हें बताता हूँ।
साथ ही हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कई साथी मेरे हाथों शदीद जख्मी हुए हैं, बल्कि मुझे खदशा है कि उनमें से कम 2 की जिंदगी खतरे में है। मेरी बात बमुश्किल पूरी हुई थी कि मैंने टॉर्च की रोशनी में सुखबीर सिंह की आंखें हैरत से फैलते देखी। मुझे लगा वो वक्ती तौर पर हवास खो बैठा है। फिर उसने अपने आसाब पर कुछ काबू पाते हुए सवाल किया, ये तुम क्या कह रहे हो जाकिर वीर? क्या तुम बस्ती वाली जिनिंग फैक्ट्री में मौजूद मेरे साथियों के बारे में बात कर रहे हो? मैंने हाँ में गर्दन हिलाते हुए संजीदा लहजे में कहा, हाँ, मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। मुख्तसरन सुन लो और फिर जल्द से जल्द वहां पहुंचो। मेरे लहजे की गहरी संजीदगी महसूस करके सुखबीर सिंह ने गंभीर लहजे में कहा, मेरा कलेजा हलक में आ रहा है। जाकिर भाई, तुम्हें रब का वास्ता, जल्दी से बता दो मेरे साथियों पर क्या कयामत बीत चुकी है। मुझे बखूबी इदराक था कि ये बहुत नाजुक मरहला है। मेरी जबानी ये सब सुनकर सुखबीर सिंह तैश में बेकाबू भी हो सकता है। उनमें से 1-2 चल बसे तो ये सरफिराज सिख गुस्से से बेकाबू होकर मुझसे बदला लेने पर भी तुल सकता है। ताहम खतरा मोल लेना मेरी मजबूरी थी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर अगले चंद मिनट के अंदर सारा वाकया उसे सुना दिया। इस दौरान में उसके तासुरात मुसलसल बदलते रहे। बिलाखिर वो किसी बुत की तरह साकित हो गया, जैसे फैसला न कर पा रहा हो कि ये सब सुनकर क्या रद्द अमल जाहिर करें। तभी मैंने उससे फैसला कुन बात करने का सोचा। मैंने सुखबीर को मुखातिब करके गंभीर संजीदगी के साथ कहा, मैंने अपने जिगरी दोस्त की खातिर मजबूरन ये सब कुछ किया, मगर यकीन करो जब मुझे असलियत का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। सुखबीर ने हाँ में गर्दन हिलाने पर इक्तिफा किया। मैंने बात जारी रखी, कहा, मुझे अमरदीप और बिशनदीप सिंह की ज़बानी बेशुमार कुर्बानियों का पता चला था तो मैं तुम लोगों की जिद्दोजहद से बहुत मुतासिर हुआ था। मुझे कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान की जिद्दोजहद में बहुत कुछ एक जैसा लगा। आज़ादी के लिए सरधड़ की बाजी लगाना और काबिज दुश्मन से किसी कीमत पर हार न मानना। सुखबीर सिंह ने ख्वाब किसी कैफियत में हाँ में गर्दन हिला दी। मैंने बात आगे बढ़ाई, कहा, मैं पहली बार तुम सब लोगों से मिलने आया था तो मैं तुम्हारे जोश व जज्बे के साथ साथ इस बात से खुसूसी तौर पर मुतासिर हुआ था कि तुम लोग खालिस्तान तहरीक को सिर्फ सियासी जिद्दोजहद नहीं बल्कि अपना मजहबी फरीजा समझते हो, इसलिए मुझे एहतराम का एहसास भी हुआ। मेरी बात सुनकर सुखबीर चौंका, मगर मैंने उसकी जहनी कैफियत नजरअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। कहा, सुखबीर, मुझे तुम्हारे बारे में मालूम तो नहीं, मगर मैंने तारीख में आज़ादी की बहुत सी आलमी तहरीकों का मुताला किया है। उनमें से कुछ कामयाब हुई और बहुत सी नाकाम होकर अंधेरों में गुम हो गईं। ये तहरीकें अपने मकासद और तरीक़ाकार के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं, मगर जिन तहरीकों को तारीख में एहतराम से याद किया गया उन सब में कुछ कदरें मुश्तरक थीं। मैंने तवक्कुफ करके सुखबीर सिंह की कैफियत का अंदाज़ा लगाना चाहा। उसका सब्र तहम्मुल छलकने के करीब था, मगर वो शायद मेरे एहतराम में फ़िलहाल खामोश था। लिहाजा मैंने असल मकसद की तरफ आना मुनासिब समझा। मैंने कहा, मेरी नज़र में सबसे अहम बेदाग अखलाकी रिकॉर्ड का हामिल होना है। उन्होंने बहुत जुल्म सितम सहा मगर किसी बेकसूर आम शहरी को मामूली सी भी ज़रर नहीं पहुंचाई। यही वजह है कि इन तहरीकों से मुंसलिक अफराद इज्जत व एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं और उन्हें अपने हरीफों पर अखलाकी बरतरी हासिल होती है। इतना कहकर मैंने सुखबीर सिंह को मुखातिब क्या कहा, तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना भाई? मुझे लगा कि सुखबीर सिंह यकलख्त बोलना भूल बैठा है। नाकाफी रोशनी में भी उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें नुमायां थीं और उसकी नजरें हेडलाइट्स में जगमगाती दरिया की लहरों पर जमी हुई थीं। मुझे लगा मेरी बातों ने उस पर मतलूबा असर मुरत्तब किया है, लिहाजा मैंने लोहा सुर्ख समझकर फैसला कुन चोट लगाने का सोचा। कहा, देखो मेरे वीर, हमारे जम्मू कश्मीर की आबादी हिंदुस्तान की आबादी का चंद फीसद भी नहीं। इसी तरह हमारा गासिब फौज के वसाइल, असलहा और अफरादी कुव्वत से कोई मुकाबला नहीं बनता। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद मैंने फिर कहा, हमें मालूम है कि गालिबन हम सब काबिज फौज से लड़ते हुए बारी बारी जान से गुजर जाएंगे। शायद हमारी तहरीक कभी कामयाब ना हो सके, मगर हमें ये इत्मीनान है कि तारीख हमें बेसरो सामानी के आलम में आज़ादी की खातिर जान देने वाले सरफिरे करार देगी। लेकिन कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकेगा कि हमने अपनी तहरीक के लिए किसी आम शख्स से मेहनत की कमाई छीनने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा, अगर मैं रवि भागवत को छुड़ा कर न लाता तो बिलाखिर तुम लोगों की निशानदही हो जाती और तमाम अखबारात में खालिस्तान तहरीक का नाम इगवा जैसी कार्रवाई में मुलव्विस मुजरिम तंजीम की हैसियत से उछाला जाता। मेरी बात सुनकर सुखबीर सिंह का दिमाग गोया सुन हो गया। मैंने उसकी हालत पर तवज्जो दिए बगैर बात जारी रखी। कहा, जरा सोचो मेरे भाई, अगर तारीख में खालिस्तान तहरीक के नाम के साथ लुटेरों और आम शहरियों को अगवा करके तावान वसूल करने का दाग लग गया तो तुम इस तहरीक के लिए जान देने वाले अपने सैकड़ों शहीद जवानों को अगले जहान में क्या मुंह दिखाओगे? उसने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर गंभीर लहजे में कहा, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ भाई, तुमने मेरी आंखें भी खोल दी।
खालिस्तान तहरीक इस गलत रास्ते पर चलती रहती तो बदनामी हमारा मुकद्दर बनती और इस पाक मकसद को बहुत नुकसान पहुंचता।